गुड मॉर्निंग भारत, गुड मॉर्निंग भारत शो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुलिका सिंह। रुक करते हैं खबरों की ओर। पहली खबर हमारे राजनाथ सिंह के बारे में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में देश को भरोसा दिया है। उन्होंने कहा है कि अपनी 1 इंच जमीन भी किसी को नहीं लेने देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को राज्यसभा में बताया कि पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारों से सेनाओं को पीछे हटाए जाने को लेकर भारत और चीन के बीच सहमति बन गई है। उन्होंने कहा है कि भारत अपनी 1 इंच जमीन भी किसी को नहीं देगा और इसी दृढ़ संकल्प का ही नतीजा है कि हम पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ सीमा पर जारी गतिरोध के मद्देनजर समझौते की स्थिति पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा है कि भारतीय सेनाएं विषम और भीषण बर्फबारी की परिस्थितियों में शौर्य का प्रदर्शन कर रही हैं और इसके लिए उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए। इससे गतिरोध के दौरान शहीद हुए जवानों की शहादत को याद करते हुए उन्होंने कहा कि इस देश को सदैव याद रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि पैंगोंग झील क्षेत्र में चीन के साथ सेनाओं को पीछे हटाने का जो समझौता हुआ है उसके अनुसार दोनों पक्ष अग्रिम तैनाती चरणबद्ध समन्वय और सत्यापन के तरीके से हटाए जाएंगे। अगली खबर की ओर। रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर सरकार सख्ती बरतेगी। आपको बता दें, रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि सरकार सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर सख्ती बरतेगी। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गुरुवार को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप और लिंक्डइन जैसे सोशल मीडिया मंचों पर आगाह किया है कि अगर उनका उपयोग भारत में झूठी खबरें फैलाने, हिंसा और वेनम्स को बढ़ावा देने में किया जाता है तो उनके खिलाफ सख्ती की जाएगी। प्रसाद ने कहा कि अगर सोशल मीडिया का दुरुपयोग किया जाता है तो ऐसे मामलों में कार्रवाई की जाएगी। वहीं रविशंकर प्रसाद ने राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान विभिन्न पूरक सवालों का जवाब देते हुए कहा कि सरकार सोशल मीडिया का सम्मान करती है और इस बीच मन से लोग अधिकार संपन्न हुए हैं। उन्होंने कहा है कि भारत के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में सोशल मीडिया की अहम भूमिका रही है। वहीं प्रसाद ने कहा कि सरकार आलोचना के अधिकार का भी सम्मान करती है, लेकिन ऐसे मंचों को देश में संविधान और कानूनों का पालन करना होगा। उन्होंने कहा कि अगर सोशल मीडिया के जरिए चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश की जाती है तो चुनाव आयोग के अलावा सरकार भी कार्रवाई करेगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पिछले दिनों अमेरिकी संसद भवन में हिंसा और यहां लाल किले में किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हिंसा के समय ऐसे मंचों का आचरण विरोधाभासी रहा है। उन्होंने कहा कि कई सोशल मीडिया मंचों में अमेरिकी में पुलिस की कार्रवाई का समर्थन किया गया, लेकिन यहां भारत ने उल्टा रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि ऐसा दोहरा मानदंड स्वीकार नहीं किया जा सकता है। ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने वाले हैं नए कानून। आपको बता दें कि कृषि कानून को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को यह चोट पहुंचाने वाले हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को लोकसभा में कहा कि नए कृषि कानूनों से उद्योगपतियों की असीमित मात्रा में अनाज की खरीद व भंडारण को छूट मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे देश की खाद्य सुरक्षा प्रणाली ध्वस्त हो जाएगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर सिर्फ किसान ही प्रदर्शन नहीं कर रहे, बल्कि यह पूरे देश का आंदोलन है और सरकार को इन कृषि कानूनों को रद्द करना पड़ेगा। भाषण के दौरान सत्ता पक्ष की टोका-टाकी के बीच राहुल ने कहा कि प्रदर्शन के दौरान 200 किसानों की मौत हुई है, लेकिन सरकार ने अब तक उन्हें श्रद्धांजलि नहीं दी। इसी बीच उन्होंने अपनी पार्टी के सांसदों, तृणमूल कांग्रेस और द्रमुक सदस्यों के साथ किसानों को श्रद्धांजलि देने के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा। राहुल गांधी ने कृषि कानूनों पर केंद्र सरकार को घेरा और कहा कि आज देश को 4 लोग चलाते हैं, यह हम दो हमारे दो की सरकार है। बाद में ट्वीट करके भी राहुल गांधी ने इस टिप्पणी के साथ केंद्र सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि पहले परिवार नियोजन के लिए नारा था हम दो हमारे दो, जैसे अब कोरोना अलग रूप में आ गया है उसी तरह नारा भी दूसरे रूप में आ गया है। 70 लाख से अधिक टीके लगाने वाला देश हो गया है भारत। आपको बता दें कि 70 लाख से अधिक टीके लगाने वाला भारत पहला देश बन चुका है।
भारत में 26 दिनों में 70 लाख से अधिक लोगों को कोरोना विषाणु के टीके लगाए गए। इसके साथ ही भारत इतने कम दिनों में टीकाकरण के आंकड़े तक पहुंचने वाला है। दुनिया का पहला देश बन गया है, जबकि इस आंकड़े तक पहुंचने में अमेरिका को 27 और ब्रिटेन को 48 दिन लग गए थे। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को यह जानकारी दी। टीकाकरण के 27वें दिन तक टीकाकरण के बाद दुष्प्रभाव के 47 मामले सामने आए हैं। 11 फरवरी को शाम 7 बजे देश भर में जारी कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत 74.30 लाख से अधिक लोगों को टीके लगाए जा चुके। इसी के साथ बढ़ते अगली खबर की ओर। कनाडा के प्रधानमंत्री ने मोदी को फोन किया। आपको बता दें क्या कुछ बात हुआ उनसे। आपसी सहयोग बढ़ाएंगे भारत और कनाडा। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया, जिसमें दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहयोग जारी रखने को लेकर चर्चा भी की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ट्वीट में कहा कि मेरे मित्र जस्टिन ट्रूडो का फोन आया है, इसमें खुशी हुई है। मैंने आश्वस्त किया है कि भारत कनाडा द्वारा मांगे गए कोरोना टीकों की आपूर्ति को सुविधाजनक बनाने के लिए पूरी कोशिश करेगा। हम जलवायु परिवर्तन और वैश्विक आर्थिक सुधार जैसे अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहयोग जारी रखने पर भी सहमत हुए हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय, विदेश मंत्रालय और कनाडाई प्रधानमंत्री के कार्यालय ने बातचीत का ब्यौरा भी जारी किया है। कनाडा के प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फोन पर अच्छी बातचीत हुई है और इस दौरान दोनों नेताओं ने लोकतांत्रिक सिद्धांतों के लिए दोनों देशों की प्रतिबद्धता, हालिया प्रदर्शनों और बातचीत के जरिए मुद्दों के समाधान पे महत्व का चर्चा की है। ट्रूडो ने बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया था और इसी बीच कनाडा के प्रधानमंत्री कार्यालय ने बयान में भारत में जारी किसानों के प्रदर्शन के संदर्भ में कहा कि दोनों नेताओं ने लोकतांत्रिक सिद्धांतों के लिए कनाडा और भारत की प्रतिबद्धता, हालिया प्रदर्शनों और बातचीत के जरिए मुद्दों के समाधान के महत्व पर चर्चा की जाएगी। बढ़ते अगली खबर की ओर। गायिका सपना चौधरी के साथ 6 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हो गया। आपको बता दें कि लोक गायिका सपना चौधरी समेत 6 अन्य लोगों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने मामला दर्ज किया है। सभी लोगों के खिलाफ 10 फरवरी को मामला दर्ज किया गया और एक फिल्म कंपनी के निदेशक पवन चावला ने धोखाधड़ी, साजिश रचने और रुपए के खिलाफ दर्ज किए गए हैं। सपना चौधरी के अलावा शिवानी, नितिन कुमार, नीलम करण और रचना के खिलाफ भी शिकायतकर्ता ने यही आरोप लगाए हैं। शिकायतकर्ता का आरोप है कि रचना को सपना ने अपनी भाभी और शिवानी को अपनी बहन बताया था। नीलम सपना की मां है, जबकि करण भाई है। फिलहाल इस संबंध में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। सपना चौधरी मंच पर कार्यक्रम करने के लिए मशहूर है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार के अलावा अन्य राज्यों में कांग्रेस कार्यक्रम करने के लिए की जाती हैं। पीड़ित ने अपनी शिकायत में कहा है कि ये कलाकारों को मंच देने का कार्य करते हैं। उन्होंने अपनी कंपनी भी बनाई हुई है। कई नामी कलाकार के साथ वह कार्यक्रम के अलावा अन्य कार्यक्रम भी करते हैं। गडकरी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि दिल्ली से देहरादून के बीच एक नया एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। आपको बता दें, दिल्ली देहरादून को जोड़ने के लिए जल्द ही एक नया हरित एक्सप्रेसवे मार्ग को तैयार किया जाएगा। इस मार्ग से दोनों राज्यों के बीच का सफर महज 3 घंटे के अंदर पूरा हो सकेगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में पूरक प्रश्न के जवाब में यह जानकारी दी है कि नितिन गडकरी ने बताया कि यह एक नया मार्ग होगा और करीब 210 किलोमीटर लंबा होगा। मार्ग के निर्माण में करीब 13,000 करोड़ की राशि खर्च की जाएगी। उन्होंने बताया कि यह पूरा ग्रीन एक्सप्रेसवे मार्ग होगा। योजना के मुताबिक इस मार्ग में जहां भी जंगल क्षेत्र आएंगे वहां इस कॉरिडोर का एलिवेटेड ही तैयार किया जाएगा। पूरे कॉरिडोर में 10 किलोमीटर का क्षेत्र एलिवेटेड होगा। इसकी मदद से दिल्ली देहरादून मार्ग को जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि वहां से आने वाले लोगों को लाभ मिलेगा और बताया कि मार्ग के निर्माण कार्य के लिए जून 2021 से ही प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। नितिन गडकरी ने बताया कि मंत्रालय ने हरिद्वार के लिए एक नए रिंग रोड के निर्माण का भी मंजूरी दिया है।
इस परियोजना के लिए विस्तृत कार्य परियोजना तैयार कर ली गई है। इस परियोजना में 100 करोड़ रुपए खर्च होने का भी अनुमान लगाया जा रहा है। मंत्रालय इस रिंग रोड के निर्माण के लिए जुलाई 2021 में प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं केंद्रीय मंत्री ने बताया कि मंत्रालय 4 धाम परियोजना पर भी काम कर रही है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी काम कर रही है और अदालत के आदेशों के बाद मार्ग की चौड़ाई कम की गई है। इस परियोजना के मार्ग चीन सीमा तक जाती है और परियोजना की मदद से सीमा तक रक्षा उपकरण ले जाने की भी जरूरत को भी पूरा किया जाएगा। भाजपा और आप के निगम परिषदों की संपत्ति की होगी जांच, ऐसा कहा है कांग्रेस ने। आपको बता दें, कांग्रेस ने कहा है कि भाजपा और आप के निगम परिषदों के संपत्ति की जांच होगी। दिल्ली कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि निगम की आय के सत्ता का फायदा भाजपा और आम आदमी के पार्षदों को पहुंच रहा है। इस कारण पूर्वी दिल्ली नगर निगम का बजट घाटे का हो रहा है। बीते कई सालों के निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार का नतीजा है कि आज कर्मचारियों को वक्त पर वेतन नहीं मिल पा रहा है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने गुरुवार को मांग की है कि भाजपा और आपके भ्रष्ट निगम परिषदों को संपत्ति की जांच करवाई जाए, वहीं जरूरत पड़े तो इनकी संपत्ति कुर्क भी की जाए। आम लोगों के लिए मुगल गार्डन खुल जाएगा। आपको बता दें कि दिल्ली का मुगल गार्डन शनिवार से आम लोगों के लिए भी खुल जाएगा। मुगल गार्डन शनिवार से आम लोगों के लिए खुलेगा और पहले ही ऑनलाइन बुकिंग कराने वाले आगंतुकों को ही मुगल गार्डन में प्रवेश दिया जाएगा। यह जानकारी राष्ट्रपति भवन ने गुरुवार को एक बयान जारी करके दिया था। बयान के मुताबिक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 12 फरवरी को राष्ट्रपति भवन के वार्षिक उद्यानोत्सव का शुभारंभ करेंगे। राष्ट्रपति भवन में बताया कि मुगल गार्डन आम जनता के लिए 13 फरवरी से 21 मार्च के लिए खोला जाएगा। सुबह 10 बजे से शाम 10 बजे तक ये पार्क खुला रहेगा और बयान में कहा गया है कि पूर्व बुकिंग कराने वालों के लिए सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक एक घंटे के स्लॉट में बांटा गया है। वहीं अंतिम प्रवेश शाम 4 बजे तक ही मिलेगा। इसी के साथ अगली खबर पढ़ते हैं। बुढ़ारी में 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। आपको बता दें, बुढ़ारी में गणतंत्र दिवस के मौके पर हिंसा फैलाने वालों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं उत्तरी दिल्ली के बुढ़ारी में गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हिंसा के मामले में 3 और लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि बुधवार शाम छापेमारी के बाद 3 लोग गुरजीत सिंह, गुरु प्रकाश और राजेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया गया। इससे पहले पुलिस ने बुढ़ारी हिंसा के मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया था। आपको बता दें कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि गणतंत्र दिवस पर बुढ़ाकी इलाके में हिंसा के मामले में उत्तरी जिला की विशेष जांच टीम ने यह गिरफ्तारियां की हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलनकारियों ने बच्चों के लिए पाठशाला खोली। आपको बता दें, गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलनकारियों ने बच्चों के लिए पाठशाला खोली है। इसी के साथ ही गाजीपुर बॉर्डर पर केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ बड़ी संख्या में किसान गाजीपुर बॉर्डर पर बीते 2.5 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। जहां एक ओर आंदोलनकारी लगातार कृषि कानूनों की कमियों को गिनाते सरकार के खिलाफ हमलावर हैं, वहीं दूसरी ओर किसान आंदोलन स्थल के आसपास की कॉलोनियों में रहने वाले गरीब बच्चों को पढ़ाने में भी जुटे हुए हैं। इन कॉलोनियों में रहने वाले बच्चे आंदोलन स्थल पर चल रहे भंडारों में खाने पीने और प्लास्टिक वेस्ट जैसी पानी के खाली बोतलें बिनने के अलावा लालच में वहां पहुंचते थे। आपको बता दें, लेकिन आंदोलन के समर्थन में गाजीपुर बॉर्डर पर डटे युवाओं ने इन बच्चों के लिए एक पाठशाला चलाई है। सावित्रीबाई फूले के नाम से चल रही पाठशाला का संचालन भूपेंद्र यादव कर रहे हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हमारी विचारधारा देशभक्ति को ही सब कुछ मानती है, ऐसा कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि हमें गर्व है कि हमारी विचारधारा देशभक्ति को ही अपना सब कुछ मानती है। हम उस विचारधारा में पले हैं जिनमें राष्ट्र प्रथम की बात होती है। हमारी राजनीति में राष्ट्र नीति सर्वोपरि है। राजनीतिक स्वार्थ और राजनीतिक अस्पृश्यता के बजाय वह सर्वसम्मानित को महत्व देती है। उन्होंने भारतीय जनसंघ के पूर्व अध्यक्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 93वीं पुण्यतिथि के मौके पर
आयोजित समर्पण दिवस कार्यक्रम में भाजपा सांसदों को संबोधित कहा। अचानक परिवर्तन के कारण पश्चिमी विक्षोभ बताया जा रहा है। आपको बता दें, पश्चिमी विक्षोभ के कारण आने वाले दिनों में ठंड पूरी तरह से विदाई न ले, लेकिन इसमें मौसम के मिजाज में उतार चढ़ाव ज्यादा रहेगा। जहां दिन में अधिकतम 29-30 डिग्री तक जाकर पारा गर्मी का एहसास दिलाएगा, वहीं रात में 8 से 10 डिग्री तापमान के साथ गर्म कपड़ों की जरूरत पड़ेगी। जबकि कुछ इलाकों में जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या हिमाचल में पारा शून्य से नीचे भी रह सकता है। कश्मीर के पहाड़ों में अब बारिश या बर्फबारी की संभावनाएं नजर आ रही हैं, वहीं 20 फरवरी तक नहीं होगी। हरियाणा में 12 से 16 फरवरी की मौसम करवट लेगा, यहां पर बारिश की आशंका जताई जा रही है। वहीं अभी सर्दी पूरे फरवरी तक सताएगी। इसके साथ ही यहां पर कोहरा दर्ज किया जा रहा है। पिछले 4 दिन से मौसम साफ रहने और तेज धूप निकलने से ठंड का एहसास खत्म हो रहा है। सुबह हल्के बादल छाए और फिर अचानक से धुंध शुरू हो गई। बादल दिल्ली में भी छाए, लेकिन बारिश नहीं हुई। दिल्ली का गुरुवार का तापमान अधिकतम 30.4 डिग्री रहा, जो सामान्य से 7 डिग्री अधिक दर्ज किया गया था। गुड मॉर्निंग भारत शो में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज। नमस्कार।